फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग। ओके, ये कैसे होता है भैया? प्लेजिंग एंड फैक्टरिंग। Pledging of accounts receivables and factoring have emerged as the important sources of financing of accounts receivable nowadays. प्लेजिंग क्या होता है? प्लेजिंग, प्लेज कर लेना मतलब शपथ ले लेना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है, वो होगी प्लेजिंग। दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ ए फर्म्स रिसीवेबल्स टू सिक्योर ए शॉर्ट टर्म लोन। After cash, a firm's receivables can be termed as its most liquid assets, and this serves as a prime collateral for a secured loan. The lender scrutinizes the quality of the account receivables, selects acceptable accounts, creates a lien on the collateral, and fixes the percentage of financing receivables, which ranges around 50 to 90%. The major advantage of pledging accounts receivables is the ease and flexibility it provides to the borrower. Moreover, financing is done regularly. This, however, suffers on account of high cost of financing. Also, being a loan, it leaves an impact on the debt equity ratio as well as by increasing the amount of debt. ओके, दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार। प्लेजिंग, दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ ए फर्म्स रिसीवेबल्स टू सिक्योर ए शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, फर्म्स के रिसीवेबल्स जो है ना, उसी के बेसिस पर एक शॉर्ट टर्म लोन उठा लेना कि ये हमें मिलने वाला है भैया, ये हमें पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि हमने सेल की है, तो ये हमें पैसा आने वाला है, प्लीज़ हमें थोड़ा लोन दे दो, हमें आगे अपने और काम भी करने हैं, ठीक है। तो ये है प्लेज कर लेना कि हम शपथ लेते हैं कि जो हमारा पैसा वहाँ से आएगा वो हम आपको दे देंगे, फ़िलहाल के लिए आप हमें जो भी है, मतलब इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, जो भी जिस चीज़ की भी आपने प्लेज लेके जो लेना है वो ले सकते हैं। तो ये है कि फर्म्स के रिसीवेबल के ऊपर एक शॉर्ट टर्म लोन उठा लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग is a relatively new concept in the financing of the accounts receivables. This refers to outright sale of account receivables to a factor or a financial agency. A factor is a firm that acquires the receivables of other firms. A factor is a firm, फैक्टर जो एक फर्म होती है, दैट एक्वायर्स द रिसीवेबल्स ऑफ अदर फर्म्स, जो दूसरे फर्म्स के रिसीवेबल्स को एक्वायर करती हैं, ठीक है। फैक्टरिंग कर देना, समझे? ये समझे? मान लीजिए जैसे अभी बात की थी ना हमने प्लेजिंग, प्लेजिंग में तो हमने क्या बोला था कि हम देंगे आपको, हम देंगे, वहाँ से पैसा आने वाला है, आप हमें रॉ मटेरियल दे दो प्लीज़, हमारा वहाँ से पैसा आने वाला है, हम आपको वहाँ से पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे प्लेजिंग करके। या फिर लोन उठाना है, इस लोन लेना है, तो हम प्लेज कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पेपर पर लिख के देना, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको लिख के प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं सब मेरा पैसा जैसे मेरे रिसीवेबल्स हैं, जैसे मेरा पैसा आएगा मैं आपको जो लोन मैंने लिया है मैं चुका दूँगा, ठीक है। तो ये होगी बात वो प्लेजिंग की। अब फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग में क्या है कि मुझे वहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, वहाँ से मुझे मेरे डेटर हैं, मुझे वहाँ से पैसा रिसीव करना है। तो फैक्टरिंग जो है ये क्या बोल रहा है? फैक्टरिंग जो है एक फर्म बना दी, एक मीडिएटर बना दिया, इंटरमीडिएटर बना दिया। वो क्या कहता है कि फैक्टर इज ए फर्म दैट एक्वायर्स द रिसीवेबल ऑफ द अदर फर्म्स। तो वो कहते हैं बेटा तू एजेंट है बीच का, वैसा कर, ये जो मेरे रिसीवेबल्स आने वाले हैं ना, तू ले ले उसको, तू उसको ले ले, मैं तुझे कमीशन देता हूँ, ठीक है। जितना भी पैसा आएगा ना उसमें से जो भी तेरा पैसा आएगा तो मुझे इतना दे दे, उसके बेसिस पे तो अपने कमीशन रख लें, ठीक है। या फिर जो भी पैसा है, मतलब मेरा तो कब आएगा पता नहीं, वो टाइम फैक्टर की वैल्यू कंसिडर करनी है मुझे तो इमीडिएटली चाहिए, तो मुझे इमीडिएटली पैसा दे दे, जो भी आएगा तो उसके बेसिस पे कुछ कमीशन ले रहे मेरे से। तो ये एक नई एजेंसी बन गई, एक फैक्टरिंग।
एक फैक्टरिंग इसी को कहते हैं, एक नई एजेंसी बन गई है। एक फैक्टर इज फर्म, फैक्टर इज ए फर्म दैट एक्वायर्स द रिसीवेबल्स ऑफ द अदर फर्म। ठीक है, द फैक्टरिंग लेज डाउन द कंडीशंस ऑफ द सेल्स इन ए फैक्टरिंग एग्रीमेंट। द फैक्टरिंग एजेंसी बेयर्स द रिस्क ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, रिस्क अब इसके पास चला गया, फैक्टरिंग के पास चला गया, फैक्टरिंग एजेंसी के पास चला गया, एंड सर्विसेज ऑफ द अकाउंट्स फॉर ए फी। यहाँ तो देखो पैसा ले रही है, नहीं एक फीस ले रही है। फैक्टर, यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर सेंड्स पेमेंट्स टू द फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर एक फर्म है हमारी, यहाँ फैक्टर है हमारा, ये कस्टमर है हमारा। तो फर्म गुड्स किसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को बोल रहा है तो बेटा तो पैसे किसको दियो, फैक्टर को दे दियो। ठीक है, तो फैक्टर जो है पेज एन एग्रीड अपॉन परसेंटेज ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल टू द फर्म। एक एग्रीड परसेंटेज ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल फर्म को दे देता है। ठीक है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि कस्टमर सीधा सीधा पैसा जो है फैक्टर को दे रहे हैं। ठीक है, फैक्टर जो है कमीशन ले ले रहा है अपनी, बाकी पैसा जो जो भी रिसीवेबल था वो फर्म को पहुंचा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें हुई, अलग अलग तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टरिंग एग्रीमेंट कैन बी ईदर ऑन द रिसोर्स बेसिस और ऑन ए नॉन रिसोर्स नहीं बेटा, रिकोर्स बेसिस। फैक्टरिंग एग्रीमेंट कैन बी ईदर ऑन ए रिकोर्स बेसिस और ए नॉन रिकोर्स बेसिस। अब क्या होता है नॉन रिकोर्स और नॉन रिकोर्स बेसिस? रिकोर्स बेसिस क्या है, इन केस फैक्टर इज अनेबल टू कलेक्ट द अमाउंट, in case factor is unable to collect the amount from the receivable, then factor can turn back the same to the organization for resolution, which generally is by replacing those receivables with the new receivables। अगर बेटा भैया सर हमसे वो तो रिसीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो तो देने को राजी नहीं है, मान नहीं रहे, हमें दूसरे रिसीवेबल दे दो, रिकोर्स बेसिस हो गया। नॉन रिकोर्स क्या होता है, द फैक्टर बियर्स द अल्टीमेट रिस्क। अल्टीमेट रिस्क जो आता है वो किसके ऊपर आ जाता है, फैक्टर के ऊपर ही आ जाता है अल्टीमेट रिस्क इसमें। ठीक है, अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस इन सच केसेस दे चार्ज हायर कमीशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो कमीशन भी बढ़ा के लेंगे। किस केस में, ये है नॉन रिकोर्स। क्या कहते हैं, नॉन रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब कहता है COURS, कोर्स, रिकोर्स। तो रिकोर्स का जो डिक्शनरी मीनिंग है, रिकोर्स का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ हेल्प इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है भैया, पैसा पेबल मिल नहीं रहा है तो हमारी हेल्प कर दो, तो रिकोर्स कहते हैं उसको, अ सोर्स ऑफ हेल्प इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकोर्स का मतलब। नॉन रिकोर्स मतलब हमें हेल्प अब तो नहीं मिल सकती भैया, तो वो कह रहा है कि अल्टीमेट लॉस तुम्हारे ऊपर ही है। ठीक है, तो कहते हैं हम ज़्यादा कमीशन दे दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया। रिकोर्स नॉन रिकोर्स दिमाग में रहेगा, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। रिकोर्स मतलब इस तीसरे बंदे को, एजेंसी को पकड़ा दिया, बेटा तू ही हमारी हेल्प करेगा, अब कमीशन ले लियो। नॉन रिकोर्स मतलब अब अल्टीमेटली भैया पैसा आए नहीं आए भाई तेरे ऊपर ही एजेंसी को पूरा दे दिया, आए नहीं आए तेरे ऊपर रिस्क है पूरा, हम तो ये कमीशन देंगे, हम तो 30% कमीशन देंगे, हम तो 40% देंगे, बढ़ा के देंगे। ठीक है, लेकिन आए नहीं आए अब तेरे ऊपर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम कमीशन दे देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो नॉन रिकोर्स है, अल्टीमेट रिस्क एजेंट के ऊपर है, कमीशन बढ़ा के देना पड़ता है। और रिकोर्स है, अगर रिसीव हुआ एक परसेंटेज कमीशन दे देंगे, अगर वहाँ से नहीं हुआ है, वो बोलते नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई दूसरा रिसीवेबल पकड़ ले, इससे रिकवरी करके देख ले अगर होती कि नहीं। ठीक है, देयर आर ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज इन इंडिया। सम कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल एजेंसीज प्रोवाइड दिस सर्विसेज। अच्छा, कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड करते हैं और दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज भी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग आर द इमीडिएट कन्वर्जन टू ऑफ रिसीवेबल्स इनटू कैश एंड प्रोटेक्ट द पैटर्न ऑफ कैश फ्लो। Financing receivables with the help of factoring can help a company having
liquidity without creating a net liability on its financial conditions and hence no impact on the debt equity ratio पर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेट टू इक्विटी रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है. बिसाइड्स factoring is a flexible financial tool providing timely funds, efficient record keeping, and effective management of the collection process. This is not considered as a loan. There is no debt repayment. यहाँ पर debt repayment नहीं हो रही है and hence no compromise to balance sheet. ठीक है, बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. No long term agreements or delays associated with other methods of raising capital. ठीक है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एजेंट है बीच में जो काम कर रहा है. ठीक है. फैक्टरिंग अलाउज द फर्म टू यूज़ द कैश फॉर द ग्रोथ नीड्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, वो बिजनेस कैश प्रोवाइड कर देता है, हम करेंगे बाकी कैश तू ले ले भैया. ठीक है, कैश वो पहले ही प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो हम इकट्ठा करते रहे, हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, हमारा पैसा हम इसमें से रख लेंगे अपना. द बेसिक format of evaluating factoring proposal is given as under. Okay. अगला क्या है, फॉरफिटिंग. मीनिंग ऑफ फॉरफिटिंग. फॉरफिटिंग होता क्या है, चलो हिंदी में समझ लेते हैं पहले. तो फॉरफिटिंग का मतलब क्या होता है, FORFAITING. फॉरफिटिंग. फॉरफिटिंग is a means of financing that enables exporters to receive immediate cash by selling their medium and long term receivables. The amount an importer owes the exporter. Amount an importer owes the exporter at a discount through an intermediary. यहाँ पर भी कि intermediary है. The exporter eliminates risk by making the sale without recourse. ठीक है, recourse हमने पढ़ा था, अभी recourse पढ़ के हैं. तो the exporter eliminates the risk by making the sale without recourse, without किसी चिंता के. चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है. Forfeit is a French term which means relinquish a right. अपने right छोड़ देना. Forfeit is a French term which means relinquish a right. अपने right छोड़ देना. Forfeiting is an arrangement of bill discounting in which a financial institution or a bank buys the trade bills, invoices or trade receivables from exporters of the goods or services. यहाँ पर exporter of the goods or services उसकी बात हो रही है कि उससे जितने भी इन्वाइसेस वो खरीद लेता है. क्या करता है, खरीद ही लेता है कि हमें ही दे दो, आप बेच दो, हम इकट्ठा कर लेंगे पैसा, आप हमसे ले लो पैसा, हम देते हैं पैसा, आप रखो, लेकिन एक कमीशन लेंगे हम इसकी. ठीक है, हम कमीशन लेंगे, बाकी पैसा हम इकट्ठा करते रहेंगे, आप चिंता मत करो. ठीक है, हम पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, आप सारी इन्वाइसेस हमें दे दो, आप सारी इन्वाइसेस हमें दे दो, हम पैसा इकट्ठा करेंगे. ठीक है, आपने एक्सपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको पैसा चाहिए वापस. ठीक है, वो आपके डेटर हैं, आपने क्रेडिट पे सामान दिए, अब आप जो पैसा आपने रिसीवेबल है आपका, उसे हम रिसीव करेंगे, आप इन्वाइसेस बेच दो हमको. ठीक है, तो वो क्या बन गए, इंटरमीडिएटरी. यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक्स हैं जो कि वो खरीद लेते हैं, दे बाय द ट्रेड बिल्स. ठीक है, या फिर कह दो ट्रेड रिसीवेबल्स. कहाँ किससे, एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स से और सर्विसेज से. वेयर द एक्सपोर्टर जो है relinquish his right to receive the payment from the importer. ठीक है, एक्सपोर्टर अब अपनी पूरी राइट खो चुका है, उसने सारी इन्वाइसेस बेच दी हैं, अपने राइट वो जो उसके राइट्स थे पेमेंट रिसीव करने के वो खो चुके हैं, वो सारे राइट्स उसने बेच दिए हैं. किसको, बैंक को बेच दिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिए हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर विदाउट रिकोर्स. ठीक है, विदाउट रिकोर्स बेसिस
in which risk and reward related with the bills receivables transferred to the financial institution banks. It is a unique credit facility arrangements where an overseas buyer यानी जो importer है can open a letter of credit or other negotiable instruments in favor of the exporter and can import the goods and services on deferred payment terms. सॉरी. ठीक है, ये समझ में आ गया. ठीक है, मीनिंग ऑफ फोर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट के केस में है. ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में है, एक्सपोर्टर जो अपने राइट जो है रिसीवेबल के किसको दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है अपने राइट. ठीक है, तो वो अब सारे जो भी रिसीव करने हैं वो कौन करेगा, रिसीवेबल्स वो बैंक करता रहे, मुझे पैसे दे दो जरा. आगे है फंक्शंस ऑफ द फोरफिटिंग. कैसे याद रखेंगे फोरफिटिंग, एक्सपोर्ट फोरफिटिंग फेट क्या होता है, फीट किस्मत, पर यहाँ पर फेथ भी नहीं है, फेट फोरफिटिंग छोड़ देना राइट. एक्सपोर्ट के केस में होता है फोरफिटिंग फेटिंग कैसे याद करें, फोरफिटिंग एक्सपोर्ट के केस में होता है, फोरफिटिंग एक्सपोर्ट के केस में होता है, रट्टी मारना पड़ेगा इसका. फोरफिटिंग एक्सपोर्ट के केस में है. ठीक है, अपने राइट कौन है, जो एक्सपोर्टर है अपने राइट किसको बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है रिसीवेबल्स के लिए. फोरफिट रेलिंक्विशिंग हिज राइट. ओके, याद रखना ही पड़ेगा. फंक्शंस ऑफ फोरफिटिंग. द functionality can be understood in the following manner. Exporter sells goods or services to an overseas buyer. The overseas buyers, that is the importer of the on the basis of the trade bills and import documents, draws the letter of credit or other negotiable instrument through its bank known as importers bank. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक लेटर दे देना. जैसे मेरे ऑफिस में क्या कहते हैं, एक लेटर दे देते हैं जब भी किसी केस होता है, मतलब जनरली इमरजेंसी में किसी को जाना है या फिर वैसे भी इलाज कराना है हॉस्पिटल में, तो क्या कहते हैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट पकड़ा देते हैं. तो कहते हैं कि जाओ, हम लेटर ऑफ क्रेडिट इसको पकड़ा देते हैं कि तुम इलाज कर दो. ठीक है, पैसा हम देंगे बाद में. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तुम कर दो काम, हम पैसा दे देंगे बाद में. तो वो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट, कि जो सर्विसेज ले रहा है वो देता है जिससे वो सर्विसेज ले रहा है, या फिर जो सामान खरीद रहा है वो देता है जिससे वो सामान खरीद रहा है. तो यहाँ पर इम्पोर्टर जो होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है. ठीक है, तो ओवरसीज बायर है इम्पोर्टर, वो इम्पोर्ट दैट इज़ द इम्पोर्टर ऑफ द बेसिस ट्रेड बिल्स एंड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स ड्रॉ ए लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉ करते हैं और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थ्रू इट्स बैंक्स नोन एज इम्पोर्टर्स बैंक. जो इम्पोर्ट कर रहा होता है उसको वो ड्रॉ करता है इम्पोर्टर बैंक के साथ. ठीक है, द एक्सपोर्टर ऑन रिसीविंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, कि उसने बोल दिया है कि मैं पे करूँगा. अब ये ऐसा नहीं कि खुद ही दे रहा है, वो किसी के थ्रू पास करता है. जैसे हमारे ऑफिस में थ्रू ऑफिस हम जाते हैं सर्विसेज लेने के लिए, तो यहाँ पर वो बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है. एक्सपोर्टर ऑन रिसीविंग लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अप्रोचेज टू इट्स बैंक नोन एज एक्सपोर्टर्स बैंक. ठीक है, द एक्सपोर्टर्स बैंक बाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट रिकोर्स बेसिस एंड प्रोवाइड्स द एक्सपोर्टर द पेमेंट फॉर द बिल. और उसको कहते हैं ठीक है तो हम तुम्हें पेमेंट कर देते हैं. तो ये बैंक के थ्रू होता है, बैंक टू बैंक. यहाँ पर उसने लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा कि हम पे करेंगे, वो बैंक के थ्रू गारंटी दे रहा है कि बैंक कह रहा है कि ये पेमेंट करेगा भैया, गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये पे करेगा. ठीक है, पेमेंट करेगा ये.
ये लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, हमारे थ्रू दे रहा है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट हम देते हैं इसके बिहाफ पर। ये होता है विदाउट रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस, मतलब सारे के सारे जो क्या कहते हैं उसको, रिकोर्स कहता है कि उसमें रिस्क फैक्टर नहीं था, एक फिक्स परसेंटेज थी, लेकिन नॉन रिकोर्स में क्या था, पूरा रिस्क फैक्टर जो था वो उसके ऊपर, एजेंसी के ऊपर डाल दिया था हमने, ऊपर देखा है नॉन रिकोर्स में। तो यहाँ पर भी वही विदाउट रिकोर्स मतलब रिस्क पूरा का पूरा डाल दिया है उसके ऊपर, बैंक के ऊपर, ये पूरा का पूरा रिस्क, ठीक है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे कि भैया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी, तुमने रिसीव कर लो, कैसे भी करना है, तुम पेमेंट प्राप्त कर लो अपनी, हमें पैसे दे दो। लेकिन उसके लिए क्या लेगा, वो कुछ कमीशन लेता है बैंक, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सपोर्टर और यहाँ पर इंपोर्टर, और यहाँ पर है एक्सपोर्टर का बैंक, ठीक है। इंपोर्टर का बैंक आ गया, एक्सपोर्टर्स का बैंक तो आ गया है, इंपोर्टर का बैंक आ गया। एक्सपोर्टर जो है सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्टर ड्राज लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर अप्रोचेज द बैंक, एक्सपोर्टर कहाँ पहुँचता है, अपने बैंक पहुँचता है, बैंक पेज द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर को वो बैंक जो है पेमेंट कर देता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ फोरफिटिंग, फीचर्स ऑफ फोरफिटिंग याद रहेगा। फोरफिटिंग एक्सपोर्ट के केस में होता है, फोरफिटिंग एक्सपोर्ट के केस में होता है, बैंक के थ्रू होता है, अपने राइट्स रिसीवर के बेचता है, याद रखना पड़ेगा। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फोरफिटिंग आर, इट motivates the exporter to explore new geographies as the payment is assured. An overseas buyer, importer, can import goods and services on deferred payment terms, ठीक है। deferred payment terms पे वो खरीद सकते हैं। The exporter enjoys the reduced transaction costs and complexities of the international trade transactions, ठीक है। एक्सपोर्टर का तुम ठीक है, मज़े हो गए एक्सपोर्टर का भी कि अब झंझट नहीं, अपने ही बैंक है, अपने ही बैंक से मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है। मैं अपना सामान वहाँ बेचता हूँ, अब वहाँ से पैसे लेने थे मुझे, उससे अच्छा मैं अपने बैंक से पैसे ले लूँगा, तो रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी से बचेगा। द एक्सपोर्टर गेट्स to compete in the international market and can continue to put his working capital to good use to scale up the operations। अब अपनी जो कैपिटल उसकी आ गई है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही थी पहले, तो वो बेच रहा था, फिर वेट करता वो, तो वो ब्लॉक हो जाती है। अभी वो ब्लॉक नहीं है, सीधा बैंक से ले लेते हैं, तो वो जो वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर सकता है स्केल अप करने के लिए ऑपरेशंस को, ठीक है। वाइल इम्पोर्टर्स avail of forfeiting facility from international financial institutions in order to finance their imports at competitive rates, ठीक है। अब वो वहाँ से इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं और वो भी competitive rates पे इंपोर्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फोरफिटिंग, समझ गए फोरफिटिंग क्या होता है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनोवेशंस इन द रिसीवेबल मैनेजमेंट में इनोवेशंस क्या क्या हुई हैं वो देख लेते हैं हम। During the recent years, a number of tools, techniques, practices, and measures have been invented to increase the effectiveness in account of receivable management. Following are the major detriments for significant innovations in the account receivable management and process efficiency. Re-engineering receivable process. Re-engineering कर दिया है in some of the organizations, real cost reduction and the performance improvements have been achieved by re-engineering in accounts receivable process. Re-engineering जो होता है is a fundamental rethink and redesign of the business process by incorporating the modern business approaches. The nature of account receivables is such that decisions made elsewhere in the organizations are likely to affect the level of
source that the expended on the management of the account receivable. The following aspects provide an opportunity to improve the management of the account receivable. कैसे हम improve कर सकते हैं? Centralization of the high nature transaction of the accounts receivables and the payables is one of the practices for the better efficiency. This focuses the attention on the specialized group for speedy रिकवरी. तो सेंट्रलाइजेशन कर दिया, एक ही जगह से ये सारी ट्रांजेक्शन होनी है. ठीक है. Alternative payment strategies. Alternative payment strategies in addition to the traditional practices result into efficiencies in the management of the accounts receivables. ठीक है. Alternative payment strategies शुरू कर दिया. It is observed that the payment of the accounts outstanding is likely to be quicker when a number of payment alternatives are made available to the customers. Besides this, convenient payment method is a marketing tool that is of benefit in attracting and retaining the customers. The following alternative modes of the payment may also be used along with the traditional methods like the checkbook etc. for making the timely payment, added customer service, reducing remittance processing cost and improved cash flows and better debtor turnover. क्या है वो अल्टरनेटिव मेथड्स? डायरेक्ट डेबिट, दैट इज authorization for the transfer of funds from the purchaser's बैंक अकाउंट. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड कर दिए. दूसरा है इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स, IVR सिस्टम बना दिया. आता है ना फ़ोन पे, आपका स्वागत है, पेमेंट करने के लिए 2 दबाएं. वो इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स, दिस सिस्टम यूजेज ह्यूमन ऑपरेटर, पर यहाँ पर ह्यूमन ऑपरेटर्स हैं. दिस सिस्टम यूजेज ह्यूमन ऑपरेटर्स and a computer based system to allow customers to make payment over phone. ठीक है. This system has proved to be beneficial in the organization processing a large number of payments regularly. तो जिनकी large number of payments होती हैं उनके लिए IVR सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि IVR सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट हो जाती है. फोर्थ है collection by a third party. The payment can be collected by an authorized external firm. The payments can be made by cash, check, credit card, or electronic fund transfer. Banks may also be acting as the collecting agents of the customers and directly depositing the collections in the customer's bank account. तो बैंक भी एक एजेंट की तरह काम कर सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड पार्टी हो गया यहाँ पर ये. ठीक है. पहला क्या था हमारा? डायरेक्ट डेबिट, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देना उनको डायरेक्टली डेबिट करने के अकाउंट में एक डालने के. ठीक है. दूसरा है इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स, IVR खोल देना एक. ठीक है. तीसरा है कलेक्शन बाय द थर्ड पार्टी हो गया. ठीक है. चौथा है लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग. अंडर द सिस्टम आउटसोर्स्ड पार्टनर कैप्चर्स checks and invoices data and transmits the file to the client firm for processing it in that firm's systems. ठीक है, लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग कहते हैं इसको. नेक्स्ट है पेमेंट वाया इंटरनेट यूजिंग द फंड ट्रांसफर मेथड्स लाइक RTGS, नेफ्ट, IPMS, UPI एप्स बेस्ड पेमेंट्स लाइक पेटीएम, फ़ोनपे एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये आ गया इंटरनेट के माध्यम से. ठीक है, जैसे कि आ गया नेफ्ट, IPM, UPI, RTGS, पेटीएम, फ़ोनपे एट्सेट्रा. ठीक है, ये भी हो गया. लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग हो गया. आउटसोर्स पार्टनर रहता है इसके अंदर. ठीक है, जो काम करता है हमारी चेक प्रोसेसिंग का. कस्टमर ओरिएंटेशन, where individual customers or a group of customers have some strategic importance to the firm, a case study approach may be followed to develop the good customer relations. A critical study of this group may lead to information of a strategy for the prompt settlement of the debt. Customer orientation. ठीक है, where individual customers जो हैं, कस्टमर की ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल कस्टमर्स, a group of customers have some strategic importance to the firm, a case study approach may be followed to develop good customer relationship. तो कस्टमर की ओरिएंटेशन के बारे में भाई सर हम आपके साथ एक मीटिंग रखते हैं, ओरिएंटेशन होगी इसमें, हम बताएंगे कि आप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो और हम
आपको क्या अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर ओरिएंटेशन यहाँ पर चलता है। ठीक है, सेकंड क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क। इनोवेशंस हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा इनोवेशंस इन द रिसीवेबल मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ा हमने री इंजीनियरिंग द रिसीवेबल प्रोसेस। ठीक है, री इंजीनियरिंग कर ली हमने, री इंजीनियरिंग में हमने सेंट्रलाइजेशन कर लिया। ठीक है, री इंजीनियरिंग में क्या किया हमने, सेंट्रलाइजेशन कर दिया। उसके बाद अल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटजीज हमने निकाली, अल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटजीज हमने निकाली। ठीक है, अल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटजी में क्या क्या निकाली, डायरेक्ट डेबिट कर दो भैया, आईवीआर के थ्रू कर दो, कलेक्शन में थर्ड पार्टी कर दो, लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग कर दो, पेमेंट वाया इंटरनेट कर दो। उसके बाद हमने कस्टमर ओरिएंटेशन करवा दिया। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क। ठीक है, जो री इंजीनियरिंग हुई है, इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क। रिस्क इवेल्युएशन इज ए मेजर कंपोनेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। रिस्क को इवेल्युएट करना वेरी इफेक्टिव रहता है control mechanism. Once risks have been properly assessed, controls can be introduced to either contain the risk to an acceptable level or to eliminate them entirely. This also provides an opportunity for removing the inefficient practices. Okay? This involves a rethink of the process and questioning the way that tasks are performed. This also opens the way for efficiency and effectiveness benefits in the management of the accounts receivables. ठीक है, तो क्या किया, इवेल्यूशन थे रिस्क के, हमने हमने रिस्क को इवेल्यूएट कर लिया यहाँ पर। थर्ड है use of latest technology. Technological developments nowadays provide an opportunity for the improvement in the accounts receivable process. The major innovations available are the integration of the system used in the management of the accounts receivable to the receivables, the automation and the use of e-commerce. ठीक है, जब ई कॉमर्स आ गया, ऑनलाइन हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हो, और वो बेसिकली इसमें कैश बेसिस पे कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स, अच्छा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ई कॉमर्स आ गया यहाँ पर। पहला ई कॉमर्स रेफर्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर्टिकुलरली ऑन एन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। टू सपोर्ट ट्रेडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, it uses technologies such as electronic data interchange (EDI), electronic data interchange, electronic mail, electronic fund transfer, and electronic catalog systems to allow the buyers and sellers to transact business by exchange of the information between the computer application systems such as Amazon, Flipkart, etc. ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, अमेज़न हो गया, ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम एक बन गया है। नाउ डेज ऑल द बिग कंपनीज डेवलप एंड मेंटेन ऑटोमेटेड रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम्स। Manual systems of recording the transactions and managing the receivables are not only cumbersome but ultimately costly also. These integrated systems automatically update all the accounting records affected by a transaction. For example, if a transaction of the credit sale is to be recorded, ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ, इसको रिकॉर्ड करना है, द सिस्टम इंक्रीजेज द अमाउंट द कस्टमर ओज टू द फर्म, reduces the inventory for the item purchased, and records the sale. This system of a company allows the application and tracking of the receivables and the collections using the automated receivable systems. Allows the company to store important information for an unlimited number of customers and transactions and accommodate the efficient processing of the customer payment and adjustment. ठीक है, फोर्थ है receivable collection practices. The aim of the debtors collection should be to reduce, monitor and control the accounts receivable at the same time. ठीक है, and at the same time maintain the customer goodwill also. The fundamental rule of sound receivable management should be
to reduce the time lag between the sale and the collection. Any delays that lengthen this span causes the receivable to unnecessary build up and increase the risk of the bad debt. तो इससे रिस्क बढ़ता है कि जितनी लेट होगी तो रिस्क बढ़ेगा बैड डेट का. This is equally true for delays caused by billing and collection procedures as it is for delays caused by the customer. तो जो प्रैक्टिस को सुधारना है हमने. द फॉलोइंग आर द मेजर रिसीवेबल कलेक्शन प्रोसीजर प्रैक्टिसेस. इशू ऑफ इनवाइस. ठीक है करने. इशू ऑफ इनवाइस होनी चाहिए. ओपन अकाउंट और ओपन एंड क्रेडिट होना चाहिए. थर्ड इज क्रेडिट टर्म्स एंड टाइम लिमिट्स जो डिफाइंड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. पीरियोडिक स्टेटमेंट्स एंड फॉलोअप्स होते रहने चाहिए. यूज़ ऑफ पेमेंट इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज जो होनी चाहिए. ठीक है, अगर इतनी देर से ज़्यादा करोगे तो पेनल्टी लगेगी आपकी, या जल्दी कर दोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे. जैसे वो बात की थी हमने 3/15 और साथ में कुछ लिखा था, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है -60, मतलब 3/15 मतलब 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 दिनों के अंदर आपने पेमेंट कर दी. नहीं तो आपको 60 दिनों के अंदर पेमेंट करनी है, जिसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो मतलब उसको तो इंसेंटिव्स दिया आपने जल्दी पे करने के लिए. और उसमें भी अगर आप 60 दिन के बाद हो गए तो आपको पेनल्टी लगेगी 10% या 5%. ठीक है, जनरली जो नहीं होते जस्ट डराने के लिए होते हैं. रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंटिन्यूस ऑडिट होते रहना. रिकॉर्ड कीपिंग परमानेंट पक्की रखनी है और कंटिन्यूस ऑडिट होते रहने हैं. एक्सपोर्ट फैक्टरिंग. एक्सपोर्ट फैक्टरिंग जो है अभी हमने बात की थी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग की. ठीक है, बैंक को हमने थर्ड पार्टी बना दिया कि भैया तो ही कर ले. ठीक है, वहाँ से जो बायर होता है, बायर के बैंक के थ्रू क्या आ जाता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है. फैक्टर्स प्रोवाइड कम्प्रहेंसिव क्रेडिट मैनेजमेंट, लॉस प्रोटेक्शन, कलेक्शन सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द फर्म एक्सपोर्टिंग इंटरनेशनली. ठीक है, तो उसके लिए होता है बेसिकली एक्सपोर्ट फैक्टरिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. This refers to a strategic business tool whereby an outside agency takes over the entire responsibility for managing a business process like collections in this case. तो business process outsourcing ही कर दिए. ठीक है, this refers to strategic business tool whereby outside agency जो है takes over the entire responsibility, वही ले लेती है responsibility of managing a business process like collection in this. यहाँ पर collection की बातें हो रही हैं तो कलेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर दी, तो ही कर इसको. ठीक है, आउटसोर्स ही कर दिए. तो ये भी कर सकते हैं. ये री इंजीनियर्ड है रिसीवेबल्स के लिए. फिफ्थ क्या है, यूज़ ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स. द फाइनेंशियल मैनेजर्स वाइल मैनेजिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल्स ही यूजेस अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स. सम ऑफ देम हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर बाय एज फॉलोज. ठीक है, फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते देखते हैं. Credit analysis. While determining the credit terms, the firm has to evaluate the individual customers in respect of the credit worthiness and the possibility of the bad debts. For this purpose, the firm has to ascertain the credit rating of prospective customer. तो क्रेडिट एनालिसिस करना है उसका. क्या करना है, क्रेडिट एनालाइज करना है उसको. सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है. एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द फाइनेंस मैनेजर इज टू रेट द वेरियस डेटर्स who seek credit facility. This involves the decision regarding the individual parties so as to ascertain how much credit can be extended and for how long. In foreign countries, specialized agencies are engaged in the task of providing rating information regarding the individual parties. Dun and Bradstreet is one such source. ठीक है, the finance manager has to look into the credit worthiness of a party and sanction credit limit only after he is convinced that the party is sound. This would involve an analysis of the financial status of the party, its reputation, and previous record of meeting commitments. The credit manager has to employ a number of sources to obtain the credit information. The following are the important sources. कौन कौन से सोर्सेज हैं. ट्रेड रेफरेंस, बैंक रेफरेंस, क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट्स, पास्ट एक्सपीरियंस, पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेल्समैन्स इंटरव्यू एंड रिपोर्ट. ये सारे जो हैं हमारे सोर्सेज हैं.
कहाँ से हमें क्रेडिट के बारे में, मतलब उसकी रेपुटेशन के बारे में मालूम पड़ेगा, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में मालूम पड़ेगा। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। क्या क्या है? रेफरेंसेस ट्रेड रेफरेंसेस, बैंक रेफरेंसेस, क्रेडिट ब्यूरोज, क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेल सेल्समैन्स इंटरव्यू एंड रिपोर्ट्स। ठीक है। वंस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए क्लाइंट इज ascertained, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेट अ लिमिट ऑफ द क्रेडिट। उस पर कितना पैसा का क्रेडिट हम दे सकते हैं और कितने टाइम के लिए। दिस क्रेडिट limit once set can be further enhanced as the favorable experience is gained while dealing with that client. In all such inquiries, the credit manager must be discreet and should always have the interest of high sales in view, at the same time balancing any risk of non collection. ठीक है। Credit granting decision tree analysis. The decision whether to grant the credit or not is a decision involving cost and the benefit. When a customer pays, the seller makes profit. But when he fails to pay, the amount of the cost going into the product is also gone. If the relative chances of recovering the dues can be decided, it can form a probability distribution of the payment or non-payment. If the chances of recovery are 9 out of 10, probability of the recovery is 0.9 and that of default is 0.1. Credit evaluation of a customer shows that the probability of recovery is 0.9 and that of default is 0.1. The revenue from the order is rupees 5 lakhs and cost is 4 lakhs. The decision is whether the credit should be granted or not. The analysis is present in the following diagram. क्रेडिट इवैल्यूएशन करना है, उसका हमने ग्रांट करना है या फिर नहीं ग्रांट करें। ग्रांट करना है तो पे प्रोबेबिलिटी देखनी कितनी है, डज नॉट पे प्रोबेबिलिटी कितनी देखनी है। तो ग्रांट करना है तो प्रोबेबिलिटी 90%, डज नॉट पे प्रोबेबिलिटी 10% है। तो पे करता है तो 1 लाख, नहीं पे करता है तो 4 लाख। 4 लाख कहाँ से आएगा भैया? ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑर्डर जो है 5 लाख का है। ठीक है, 5 लाख ऑर्डर दे दिए। अब कॉस्ट जो है, इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो किस चीज़ को, वो 4 लाख पड़ी थी। ठीक है। रेवेन्यू हमें मिलेगा 5 लाख का, उससे हम बेच के कमाएंगे कितना, 5 लाख। तो प्रॉफिट कितना हमारा, 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। और अगर नुकसान होता है तो कितना होगा, एक्चुअल नुकसान हमारा 4 लाख का होगा, क्योंकि कीमत हमें उसको बनाने की 4 लाख पड़ी है। अभी वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी जो है हाई है, 90% है। डिफ़ॉल्ट जो है कि 1% चांस है, सॉरी 10% चांस है कि डिफ़ॉल्ट हो। तो अभी क्रेडिट ग्रांट करना है कि नहीं करना है वो हमने एनालाइज करना है। तो यहाँ पर वेटेड नेट बेनिफिट देखना है, वो क्या है, 1 लाख प्रोबेबिलिटी है। अगर वो पे करता है तो 1 लाख का प्रॉफिट आने वाला है। तो 1 लाख इंटू 0.9 तो बेनिफिट आएगा 90%। अभी नहीं पे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है। तो 0.1 इंटू लॉस कितना होगा, 4 लाख। 4 लाख इसको माइनस करो तो कितना आता है, ये बनेगा 40,000, ये बनेगा 90,000 माइनस 40,000 50,000। ये आ गया नेट में, प्लस में आ गया। तो इसीलिए अगर प्लस में आ गया आपका, तो क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड, क्रेडिट ग्रांट कर दो भैया। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिस पे चल रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी है कि हायर प्रोबेबिलिटी है ये पेमेंट करेगा, 90% तक है। ठीक है, समझे नहीं समझे, मुश्किल है नहीं, सिंपल ही है। कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डेटर इज द control of receivables. Merely setting of standards and framing a credit policy is not sufficient. It is equally important to control the receivables by the constant monitoring and follow-up. Collection policy. Efficient and timely collection of the debtor ensures that the bad debt losses are reduced to the minimum and the average collection period is shorter.
If a firm spends more resources on the collection of the debt, it is likely to have smaller bad debts. Thus, a firm must work out the optimum amount that should be spent on the collection of the debtor. This involves a trade off between the level of expenditure on the one hand and decrease in the bad debt losses and investment in debtors on the other. The collection cell of a firm has to work in a manner that it does not create too much resentment among the customers. On the other hand, it has to keep the amount of the outstanding in check. Hence, it has to work in a very smoothen manner and diplomatically. ठीक है, कस्टमर को बार बार इरिटेट भी नहीं करना है, बार बार फ़ोन किए जा रहे हैं. It is important that clear-cut procedures regarding the credit collection are set up. Such procedures must answer the questions like the following: how long should a debtor balance be allowed to exist before the collection process is started? What should be the procedure of the follow-up with the defaulting customers? How reminders are to be sent, and how should and what frequency each successive reminders be drafted? Should there be a collection machinery whereby personal calls by the company's representatives are made? What should be the procedure for dealing with the doubtful accounts? Is legal action to be instituted or some escalation metrics to be followed? How should accounts be handled? ये सब देखना पड़ता है. ठीक है. Monitoring of receivables. Constant monitoring of the current status of the receivables is very essential for many organizations to make sure that its receivables management is as effective as it should be. Various steps that constitute the constant monitoring are computation of the average age of the receivables. Average age receivables क्या है? It involves the computation of average collection period. एवरेज एज ऑफ द रिसीवर्स की एवरेज एज कितनी है? कुछ सामान बेचा है, फ्रिज बेचा है, उसकी लाइफ 5 साल की है. एवरेज एज ऑफ द रिसीवर्स की बात कर रहे हैं ना. एज ऑफ द रिसीवर्स कंप्यूटेशन एवरेज कलेक्शन पीरियड. एज ऑफ द रिसीवर्स कंप्यूटेशन एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा. किसकी बात करें? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए? जैसे 10-30 दिन होने चाहिए, 50 दिन होने चाहिए, या फिर 2 महीने 3 महीने होने चाहिए, जो भी है. एजिंग शेड्यूल. व्हेन रिसीवेबल्स आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, कि इसका 50 दिन था, इसका 60 दिन था, इसका 20 दिन था, फिर एज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर एज रिसीवेबल्स एनालाइज किए जाते हैं. द प्रोसेस इज नोन एज प्रिपेयरिंग द एजिंग शेड्यूल ऑफ द receivables. The computation of the average age of the receivables is a quick and effective method of comparing the liquidity of the receivables with the liquidity of the receivables in the past, and also comparing the liquidity of one firm with the liquidity of the other competitive firms. It also helps the firm to predict collection pattern of the receivables in the future. This comparison can be made periodically. ठीक है, ये कंपेरिजन periodically बनाए जा सकते हैं. The purpose of classifying receivables by the age group is to have a closer control over the कहाँ गया? एक सेकेंड. It requires going back to the receivables ledger where the dates of each customer's purchase and payments are available. For the aging schedule, by indicating a tendency for the old accounts to accumulate, provides a useful supplement to average collection period of receivable sales analysis, because an analysis of the receivables in terms of the associated dates of the sales enables the firms to recognize the recent increase and slumps in sales. To ascertain the condition of receivables for control purpose, it may be considered desirable to compare the current aging schedule with an earlier aging schedule in the same firm, and also to compare the information with the experience of other firms. The following is an illustration of the aging schedule of the receivable. एजिंग शेड्यूल है यहाँ पर हमारा. एज ऑन 30th जून, एज ऑन 30th सितंबर मंथली कर रहे हैं. एज 1 से 30 दिन, 31 से 60 दिन के बाद
61 से 90, 91 से 120, 121 एंड मोर। ठीक है, तो महीने महीने देख रहे हैं। मंथ ऑफ सेल जून में किया था इसको, ठीक है, इसको मई में किया था, अप्रैल में किया था, मार्च में किया था, अर्लियर किया था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट 1 से 30 जून में रिसीवेबल्स, बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स कितने हैं, इतना है, मई में इतना है, मार्च में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, टोटल इतना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कितना है। ठीक है, देन मंथ ऑफ सेल कौन सा था, मंथ ऑफ सेल्स कौन सा था, बैलेंस रिसीवेबल्स कितना है, बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स कितना है। अच्छा, ये एज ऑफ सितंबर 2022 में कितना है, ये एज ऑफ 30 जून 2022 कितना था, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कितना है, जुलाई में इतना था, जून में इतना था, अर्लियर इतना था, टोटल परसेंटेज यहाँ पर भी देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या बनता है हमारा, ये एजिंग शेड्यूल बन जाता है। The above aging schedule shows a substantial improvement in the liquidity of the receivables for the quarter ending September 2022 as compared with the liquidity of the receivables for the quarter ending June 22. It could be possible due to the greater collection efforts of the firm. यहाँ पर बैलेंस देखो, यहाँ पर सितंबर में कम रह गए, यहाँ पर 10,000 था, यहाँ पर 2,000 रह गए, यहाँ पर 35,300 था, यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर 1,85,000 था, यहाँ पर 48,000 ही रह गए। ठीक है, अब ये इसमें ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा सेल्स भी हुई होगी। डेटा कलेक्शन प्रोग्राम, डेटा कलेक्शन प्रोग्राम कौन से, मॉनिटरिंग द स्टेट ऑफ रिसीवेबल्स, इंटीमेशन टू द कस्टमर्स व्हेन ड्यू डेट अप्रोचेस, email and telephonic advice to the customers on the due date, reminding the legal recourse of the recourse on overdue accounts and follow escalation metrics if available. ठीक है, लीगल एक्शन ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स, लीगल एक्शन जो लेना है वो ले सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कलेक्शन एक्सपेंसेस एंड बैड डेट लॉसेस which have to be established as initial increase in the collection expenses may have only small impact on the bad debt losses. ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये है हमारे कैश डेट लॉसेस, यहाँ पर ऐसे चलता है और ये आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट। कलेक्शन एक्सपेंसेस और बैड डेट, कलेक्शन के एक्सपेंसेस जो हमें करने पड़ रहे हैं वो पहले थोड़े ज़्यादा हैं, बाद में लेकिन सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाते हैं पूरे कलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये कलेक्शन एक्सपेंसेस इस टाइम पर हमारे डेट लॉसेस जो हैं बेसिकली वो भी कम हो चुके हैं। ये हमारे कलेक्शन एक्सपेंसेस, इतने पॉइंट पर कलेक्शन एक्सपेंसेस हमारे और बैड डेट भी, जो कैश डेट लॉसेस हैं वो भी हमारे कम हो चुके हैं। यूनिट 5, यूनिट 4 होगा, यूनिट 5 यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, नेक्स्ट में करेंगे इसको। ओके।